एक बार की बात है, एक गांव में वासुदेव नाम का एक आदमी रहता था, जो एक सरकारी अदालत के बहुत बड़े वकील थे। पूरे गांव में वो एक सज्जन पुरुष के नाम से जाने जाते थे। गांव के सभी लोग उसके पास विचार परामर्श के लिए आते थे। उनकी पत्नी और एक छोटी बेटी भी थी। पत्नी का नाम सरिता और बेटी का नाम श्रुति था। श्रुति भी अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। एक बार की बात है, वासुदेव घर में बैठकर काम कर रहा था। तभी सरिता चाय लेकर उसके पास आई और बोली, क्या बात है जी, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं। आज अदालत में काम बहुत ज्यादा था क्या? हाँ सरिता, काम का तो मत ही पूछो। एक ही दिन में 3 केस थे। आज मैं बहुत थक गया हूँ, लेकिन फिर भी काम खत्म नहीं हुआ है। ये लीजिए, चाय पी लीजिए, थोड़ी थकावट कम हो जाएगी। कितना ख्याल रखती हो तुम मेरा। आप मेहनत भी तो बहुत करते हैं। अरे पगली, मेहनत करता हूँ तभी तो पैसे आते हैं ना। अच्छा सुनिए ना, इस बार जब आपको पगार मिलेगी तब घर की मरम्मत करा दीजिएगा। घर की हालत बहुत खराब हो गई है। अच्छा करा दूंगा। ऐसे श्रुति दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई है वो? बाहर बच्चों के साथ खेल रही होगी। आप चाय पीजिए, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। ऐसा कहकर सरिता अपनी बेटी को लेने जाने लगती है। वो जैसे ही घर से बाहर निकलती है, तभी उसके ऊपर छत की ग्रिल गिर जाती है और वह उसके अंदर दब जाती है। जैसे ही वासुदेव को इस बारे में पता चलता है, वह दौड़ता हुआ बाहर आता है। तभी आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ लोग मिलकर जब सरिता के ऊपर से ग्रिल हटाते हैं तो देखते हैं वो बहुत घायल हो चुकी है। वासुदेव फौरन उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। इमरजेंसी में सरिता का ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन फिर भी वो बच नहीं पाती। डॉक्टर जैसे ही बाहर आती है तो वासुदेव कहता है, डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है? सब ठीक तो है ना? माफ करना मिस्टर वासुदेव, हमारी टीम ने आपकी पत्नी को बचाने की बहुत कोशिश की, पर हम इस काम में असफल रहे। अब वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। डॉक्टर की ये बातें सुन वासुदेव उदास हो जाता है और अपनी पत्नी के शव को लेकर घर आ जाता है। जब वह घर आता है तो उसकी बेटी कहती है, पापा, मम्मी को क्या हुआ? सभी कह रहे हैं मम्मी मर गई है। सच में मम्मी मर गई है क्या पापा? हाँ मेरी बच्ची, तुम्हारी माँ हम दोनों को छोड़कर चली गई है। सरिता सही कहती थी। अगर मैंने घर का मरम्मत करवा लेता तो आज वो हमारे साथ होती। जैसे तैसे कुछ दिन बीत जाते हैं। वासुदेव अपना काम और बेटी दोनों को नहीं संभाल पा रहा था। एक सुबह की बात है, वासुदेव अपनी और अपनी बेटी का नाश्ता बना रहा था। तभी श्रुति कहती है, पापा, मेरा नाश्ता तैयार नहीं हुआ क्या? मुझे स्कूल के लिए देरी हो रही है और मुझे मेरी किताबें भी नहीं मिल रही है। देखो ध्यान से, वहीं रखी होगी। थोड़ी देर बाद श्रुति अपने पापा के पास जाकर कहती है, पापा, बाल बना दो। मम्मी थी तो बना देती थी, मैं खुद नहीं बना पाती हूँ। वासुदेव जैसे तैसे अपनी बेटी की चोटियाँ बना देता है और उसे स्कूल भेज देता है, लेकिन खुद उसे कोर्ट जाने में देर हो जाती है। रोज लेट हो जाती है। आज मेरे लेट होने से मेरे क्लाइंट को इंसाफ नहीं मिल पाया। वासुदेव दुखी मन से घर आता है। तभी श्रुति उसे कहती है, पापा, क्या हुआ? आज आप बहुत परेशान लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है बेटा। मैं तुम्हारी माँ के बिना कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। आज तुमको स्कूल भेजने के कारण मुझे कोर्ट जाने में देर हो गई, जिसके कारण मेरा एक क्लाइंट केस हार गया। सॉरी पापा, ये सब मेरी वजह से हुआ ना? नहीं मेरी बच्ची, किसने कहा ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है? तू टेंशन मत ले, मैं कोई न कोई उपाय जरूर निकालूंगा। वासुदेव बहुत सोचता है और बहुत सोचने के बाद वो दूसरी शादी करने का फैसला लेता है। कुछ ही दिनों में वह एक विशाखा नाम की औरत से शादी कर लेता है। विशाखा वैसे तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके मन में लालच बहुत था। जब वासुदेव विशाखा को लेकर घर आता है, तब श्रुति उसे देख बहुत खुश हो जाती है। ये नई मम्मी तो बहुत अच्छी है, अब ये हम दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर विशाखा सभी के लिए चाय बनाकर लाती है और श्रुति को लाड करने लगती है। ये सब देख
वासुदेव अपने मन में सोचता है कि उसका ये फैसला बहुत ही अच्छा है। अगले दिन जब वह सुबह उठता है तो उसे कोई काम नहीं करना पड़ता। जैसे ही वो उठता है उसको नाश्ता तैयार मिलता है और श्रुति भी स्कूल जा चुकी थी। ये सब देख वासुदेव को बहुत अच्छा लगा। विशाखा के आते ही सरिता की कमी पूरी हो गई है। ऐसा लगता है दूसरी सरिता ले आया हूँ। वासुदेव को धीरे धीरे विशाखा से प्यार होने लगता है और वह सरिता को बिल्कुल भूल जाता है। एक बार श्रुति कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी, तभी अचानक से उसके कानों में एक आवाज आती है। श्रुति बेटा। कौन है? कौन है यहाँ? यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा है। फिर मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे किसी ने मेरा नाम लिया? श्रुति घबरा जाती है। तभी उसे दोबारा से आवाज आती है। मैं तुम्हारी माँ सरिता बोल रही हूँ बेटा। क्या? लेकिन माँ, आप तो मर चुकी थी ना। मेरी तस्वीर की तरफ देखो बेटी। हाँ, मैं मर चुकी हूँ। अंतिम समय में मैं तुम्हें देख नहीं पाई थी, इसलिए मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी नई मम्मी कैसी है? वो बहुत अच्छी है माँ। वो बिल्कुल आपके जैसा मेरा ख्याल रखती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर हीरे का नेकलेस लाई हूँ जो बहुत कीमती है। इसे तुम अपनी शादी में पहनना बेटी। तब तक के लिए इसे संभाल कर रखना। ठीक है माँ, आज आपके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद श्रुति के माँ की तस्वीर से एक बहुत ही सुंदर हीरे का नेकलेस निकलता है जो बहुत चमक रहा था। श्रुति वो हीरो का नेकलेस पाकर बहुत खुश होती है और खुद में सोचती है, ये कितना खूबसूरत है। माँ ने कहा था इसकी कीमत लाखों में है, पर पापा तो घर पर है नहीं। एक काम करती हूँ, छोटी माँ को ही संभाल के रखने के लिए दे देती हूँ। इतना सोचकर श्रुति वो बेशकीमती नेकलेस अपनी सौतेली माँ को दे देती है। इतना कीमती हीरो का नेकलेस देखकर विशाखा की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वह कहती है, अरे बेटी, इतना बेशकीमती हीरो का नेकलेस तुम्हारे पास कहाँ से आया? बेटा, इसकी कीमत तो लाखों में है। उसके बाद श्रुति विशाखा को सारी बातें बताती है और कहती है, माँ, आप इसे संभाल के रख दो। माँ ने कहा था जब मेरी शादी होगी तब मैं इसे पहनूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी बच्ची। अच्छा हुआ तुमने इसे मुझे दी। मुझसे ज्यादा संभाल कर इसे कोई नहीं रख सकता। श्रुति वो नेकलेस विशाखा को देकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद विशाखा उस नेकलेस को देखकर मन में सोचने लगती है, कितना सुंदर नेकलेस है। इसे बेचकर तो मैं लखपति बन जाऊंगी। इस लड़की को क्या लगता है ये नेकलेस इसे वापस मिलने वाला है? बिल्कुल नहीं। विशाखा रात में वो हीरो का नेकलेस लेकर घर के बाहर जाती है और घर के पीछे मिट्टी में दबा देती है। अब मेरे एक साथ दो सपने पूरे हो जाएंगे, एक करोड़पति बनने का और दूसरी इस श्रुति को इसके बाप से अलग करने का, ताकि सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाए। इतना कहकर विशाखा घर आ जाती है और आराम से सो जाती है। इसी तरह काफी समय बीत जाता है। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। सालों बाद जब श्रुति की उम्र शादी लायक हो जाती है तब वासुदेव उसके लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढता है। लड़के वाले श्रुति को देखने आते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। शादी के 2 दिन पहले श्रुति विशाखा के पास जाती है। वहाँ श्रुति के पिता भी मौजूद थे। माँ, आप मुझे वो हीरो का नेकलेस दे दीजिए जो मैंने आपको दिया था। मुझे वो शादी में पहननी है। नेकलेस? कौन सा नेकलेस? मैं किसी नेकलेस के बारे में नहीं जानती हूँ। कैसी बातें करती हो माँ? मैंने आपको नेकलेस दी थी जो मेरी माँ की तस्वीर ने मुझे दी थी। देख लीजिए जी, लगता है आपकी बेटी पागल हो गई है। भला मरी हुई तस्वीर किसी को कैसे कुछ दे सकती है? किसी ने सच ही कहा है, सौतेली माँ कभी सगी नहीं हो सकती। तभी वासुदेव ऐसी बातें सुनकर श्रुति को जोर से एक चाटा मारता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। श्रुति घर से बाहर निकल कर वहीं खड़ी रहती है। वह देर रात तक वहीं खड़ी रहती है और ठंड के मारे कांपने लगती है और अपने पापा को आवाज लगाती है, पापा, दरवाजा खोलिए पापा, मुझसे ठंड में और नहीं रहा जाता। मुझे माफ कर दीजिए पापा, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। वासुदेव श्रुति की बातें सुनकर पिघल जाता है और दरवाजा खोलने जा ही रहा था, तभी विशाखा वहाँ आ जाती है और कहती है, आप जाकर सो जाइए, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। वासुदेव के सोने के बाद विशाखा गैस में पानी को उबालकर खिड़की से श्रुति के ऊपर डाल देती है। अरे बाप रे, सौतेली माँ ने गर्म पानी डाल दिया। श्रुति तड़प तड़प के बाहर की ओर चली जाती है। कुछ देर बाद श्रुति की मौत हो जाती है। एक दिन बाद श्रुति की लाश वासुदेव के घर आती है।
वासुदेव श्रुति को देख बहुत रोता है। फिर अपने घर के बाहर श्रुति को दफनाने के लिए मिट्टी खोद रहा था, तभी वहाँ उसे वो हीरो का नेकलेस मिला। श्रुति सही कह रही थी, मैंने ही उसकी बात नहीं सुनी। मेरी वजह से आज मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं। उसी रात विशाखा घर से बाहर निकली थी, तभी उसे अजीब दिखने वाली एक लड़की दिखी। वो और कोई नहीं, श्रुति की आत्मा थी। विशाखा उसे देख डर जाती है। तुमने मुझे मारा था ना, अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। इस तरह श्रुति विशाखा को मार डालती है। इस तरह वासुदेव का परिवार खत्म हो जाता है और इस सदमे से वासुदेव पागल हो जाता है।